वो जो चोर आदमी बैठा है जिस पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाने वाली किताब अमित शाह ने छापी थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है हिमंता विश्व शर्मा, उसने ये कहा है कि हम इसलिए चाहते हैं 400 सीट मथुरा और काशी और पूरे देश भर में जहाँ भी मस्जिदें उनको तोड़कर उन पर मंदिर बना सकें। तो वो खुलेआम सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इसलिए इस देश की जनता ने निर्णायक तरीके से वोट दिया है। जब विदेश जाते होंगे जो हमारे लोग, उनको कितनी शर्म आती होगी कि इस देश का प्रधानमंत्री भैंस चोरी हो जाएगी के नाम पर वोट मांग रहा है, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा के नाम पर वोट मांग रहा है, उस देश में जहाँ 72 करोड़ बेरोजगार लोग हैं। 72 करोड़। नमस्कार दोस्तों, देश भर में चुनाव के अंतिम 3 चरण हैं। कल एक चरण और समाप्त हो जाएगा, 25 और 1 यानी 2 चरण और बाकी बचेंगे। अब तक के चरणों में किसके अच्छे रुझान रहे और किस तरह से खास करके इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी है, मुकाबला किस तरह रहा, चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या रहे और इस चुनाव में आखिर बदलाव के नज़रिए कैसे रहे, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ सीपीएम के बड़े नेता बादल सरोज जी हैं, उनसे जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार चुनाव जो था पहले की तरह नहीं था। पहले चुनाव होते थे देश में तो मुद्दों का चुनाव था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी खुलेआम चुनाव करा रही है तो एक ही बात कर रही है, राम के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों के अनुसार शासन में आई, वो बात अलग है कि उनके अनुसार वो जुमले रहे हों, या वो नौकरी की 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, 15 लाख लोगों को देने की बात हो, या तमाम ऐसे वादे रहे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया, अब केवल राम के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये मानते हैं कि लोकतंत्र में एक नए राजनीति का उदय हुआ है। आगे राजनीति इस तरह किस तरह देखते हैं इस पर? देखिए, जब इस चुनाव की शुरुआत हुई थी उस वक्त गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई का हिस्सा याद आया था कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। इतना सारा पैसा था इनके पास और इतना नियंत्रण था इनका उस तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो बिका हुआ है कि लोगों को लग रहा था कि पता नहीं इस बार का चुनाव लोग लड़ भी पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे उन्होंने। लेकिन इसके बाद भी इस चुनाव की पहली खास बात तो ये कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। इंडिया गठबंधन उस जनता की भावनाओं को एकजुट कर रहा है, लेकिन चुनाव जनता लड़ रही है, अपनी दम पे लड़ रही है। और वो इसलिए लड़ रही है कि उसने पिछले 10 वर्षों में अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। वो इसलिए भी लड़ रही है कि उसका ये विश्वास है कि राम का या कृष्ण का या धर्म का राजनीति में उनका पोलिंग एजेंट बनाकर या ईवीएम की मशीन का बटन बनाकर दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको भी लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए भी नाराज़ है कि उसको मालूम है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे 8,500 करोड़ की, इलेक्टोरल ट्रस्ट के नाम पे 12,000 करोड़ रुपए की, और अभी बीजेपी ने जो पूरे देश भर के सारे ज़िलों में अपने जो दफ्तर बनाए हैं, अभी 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि उन दफ्तरों की कीमत है 1,27,000 करोड़ रुपया। जो बीजेपी, जनसंघ और आरएसएस ने पूरी ज़िंदगी भर में भी जितना पैसा इकट्ठा नहीं किया, उतना पैसा उन्होंने पिछले 5 साल में अपने दफ्तर बनाने में खर्च कर दिया। तो लोगों को मालूम है कि ये भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इसलिए वो इस बार किसी मुगालते में नहीं आ रहे। एक बात आपने इस बात को नोट किया होगा कि उन्होंने मोदी की गारंटी से चुनाव अभियान शुरू किया, 400 पार का नारा दिया, अब वो भूल गए उसको। उसके बाद फिर उन्होंने राम का सहारा लिया कि प्राण प्रतिष्ठा हमने जो राम को लाए हैं, अब राम को भी वो लेकर आए हैं, लेकिन वो मामला भी नहीं चला। तो अब वो अपनी औकात पे आ गए। अब वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब वो ऐसी बातें बोल रहे हैं जो किसी भी चुनाव के घोषणा पत्र में नहीं है कि वो इनको दे देंगे, उनको बांट देंगे, उनका कर देंगे, मुस्लिम आरक्षण कर देंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस देश में मुस्लिम आरक्षण केवल 2 राज्यों में लागू है। एक का नाम है कर्नाटक, जहाँ पर जनता दल एस के देवेगौड़ा जो इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उसको वो बढ़ाएंगे अगर वो जीत कर आ गए तो। एक आंध्र प्रदेश, जहाँ पर इनके साथ गठबंधन करके जो चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वो ये कह रहे हैं कि 4% आरक्षण मुसलमानों को वो जो दिया गया है उसको वो इंटैक्ट रखेंगे। तो एक तरफ उन्हीं की पार्टी के सहयोगी दल वो काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको वो मुद्दा बना रहे हैं, एक तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी चल नहीं पा रहा। तो अब वो काय पे आ गए,
ये पहला चुनाव है। 140 करोड़ लोगों की आबादी है इस देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब विदेश जाते होंगे जो हमारे लोग, उनको कितनी शर्म आती होगी कि इस देश का प्रधानमंत्री भैंस चोरी हो जाएगी के नाम पर वोट मांग रहा है, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा के नाम पर वोट मांग रहा है। उस देश में जहाँ 72 करोड़ बेरोजगार लोग हैं, 72 करोड़ आधी आबादी बेरोजगार है। जिस देश 157 किसान आत्महत्या कर रहा है, वहाँ खेती के सवाल पे बात नहीं करेंगे, रोजगार के सवाल पे हुए उन घोटालों की एक बात। और आखिरी बात जो मैं इस प्रसंग में आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि ये 4 दौर का जो मतदान हुआ है उसमें इनकी में वो उसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। जनता ने उनका साथ नहीं दिया है तो वो आरएसएस पे दोष मोड़ना चाहते हैं। कल जेपी नड्डा ने बोला है कि एक ज़माने में हमको आरएसएस की ज़रूरत थी, अटल जी वगैरह के ज़माने में, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं कि नीचे के लेवल पे लोगों ने साथ नहीं दिया तो वो ये मान रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने काम नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है। ये चुनाव संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को बचाने का चुनाव है। अनंत हेगड़े ने सार्वजनिक आम सभा में कहा कि हम 400 पार का करना चाहते हैं। वो जो चोर आदमी बैठा है जिस पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाने वाली किताब अमित शाह ने छापी थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, हिमंता विश्व शर्मा। उसने ये कहा है कि हम इसलिए चाहते हैं 400 सीट ताकि हम मथुरा और काशी और पूरे देश भर में जहाँ भी मस्जिदें उनको तोड़कर उन पर मंदिर सके। तो वो खुलेआम सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं, खुलेआम संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इसलिए इस देश की जनता ने निर्णायक तरीके से वोट दिया है, इस बार कोई गफलत में नहीं रहा है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन इस बार सरकार में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो 400 पार का नारा है वो 200 पार नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये आधी सीट हार रहे हैं, कम से कम 40 सीट अधिकतम ये जीत पा रहे हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और रामविलास पासवान की जितनी भी सीटें वो सारी सीटें ये हार रहे हैं, और बीजेपी वालों की भी जो सीटें वो भी कम हो रही हैं। उसके बाद आप चले जाइए पंजाब में, वहाँ पर ये कुछ होना नहीं है, इनका एक भी सीट नहीं आनी है। हरियाणा में इनके मुख्यमंत्री की आम सभाएँ नहीं हो पा रही, किसान मंच उखाड़ देते हैं आकर, सारी आम सभाएँ उनकी फेल हो गई। कश्मीर की 3 सीटों पर ये चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। उत्तराखंड में इनकी हालत ख़राब है, हिमाचल में इनको कंगना रानावत को ले जाना पड़ा है। मध्य प्रदेश में कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जो ये हार रहे हैं, जहाँ पर ये सारी सीटों पर लगभग जीते हुए थे, एक को छोड़ के। उसके बाद महाराष्ट्र में आप अगर चलते हैं तो 90% सीटें ये लोग हार रहे हैं। और विंध्याचल पर्वत के नीचे का जितना भी हिस्सा है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो, केरला हो, कर्नाटक में, ये पूरे का पूरा जो साउथ है वो साउथ इनके खिलाफ है। वहाँ पर इनका खाता भी अगर खुल जाए तो बहुत बड़ी बात। तो कहाँ से जीतेंगे ये सीट? अब ये कोई ईडी और सीबीआई के जरिए सीटें तो नहीं ले आएंगे ना, इसलिए ये 200 के नीचे जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की खास बात यह कि हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारा नेता कौन होगा, ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे। 77 में भी यही हुआ था, इमरजेंसी के बाद जब हम लोग निकले थे, मोरारजी देसाई का नाम सामने रखकर हम लोग नहीं लड़े थे चुनाव। उसके बाद एक बदलाव हुआ था 89 में, तब भी विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव नहीं लड़े थे हम। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उसका प्रधानमंत्री कौन होगा ये तय कर लिया जाएगा, लेकिन इनके रास्ते को बदला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या लगता है इस बार के इंडिया गठबंधन में ऐसे कौन नेता रहे जिन्होंने खास करके वोट को साधा है और उनकी वजह से वोट मिला है, या कैंपेन अच्छी की है, या मतदान कम होने का फ़ायदा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को मिला है? देखिए, इंडिया गठबंधन का असली नेता है किसान। वो जो 378 दिन की लड़ाई चली और वो जो मंदसौर में फायरिंग हुई थी, उसके बाद जो पदयात्राएं चली, उसके बाद पूरे देश की जनता में ये मुद्दा बन गया कि किसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको बचाना ज़रूरी है। तो ये जो पूरा जिसको अपन कहते हैं ना, माहौल कौन बनाता है? माहौल नेताओं ने नहीं बनाया। यही पार्टियां, कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां जो हमारे गठबंधन में है, यही पार्टियां कभी भी स्वामीनाथन आयोग की बात नहीं करती थी, लेकिन आज उन्होंने लिखित में ये गारंटी दी है कि वो कानून लेकर आएंगे।
1 लाख रुपया हर परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होगी उसको साल भर में दिया जाएगा। हर स्नातक पोस्ट मतलब ग्रेजुएट बच्चे को एक नौकरी दी जाएगी और 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड 1 साल तक उसको दिया जाएगा। ये जो तमाम वैकल्पिक नीतियाँ लेकर आए, ये वैकल्पिक नीतियाँ किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और जनता के आंदोलन की थी, इसलिए असली नेता तो जनता है। इंडिया गठबंधन की कोई एक नेता नहीं है। एक बात, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग हैं जो अडिग तरीके से रहे, इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की पदयात्रा ने भी इस देश को एक तरीके से आंदोलित करने का फैसला, पार्टी की पदयात्रा नहीं थी, एक तरीके की सामाजिक न्याय की यात्रा थी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलजुल कर इसमें काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा फैक्टर तो मोदी जी हैं जो दिन में 5 परिधान बदलते हैं। और मैं इस बात को एक जगह पर एक डिबेट में था तो मैंने कहा कि मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ कि इस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक कपड़ा दोबारा नहीं पहना। तो इस तरीके की मतलब अय्याशी, इस तरीके की जिसको कहते हैं ना वैभव का जो प्रदर्शन है वो उस देश में कर रहे हैं जहाँ 157 किसान आत्महत्या कर रहा है, हर लोग बेरोजगार आत्महत्या पीने के लाले पड़े हुए हैं, कोरोना की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था तबाह बैठी हुई है, वहाँ पर आप मज़े कर रहे हैं। लोगों ने इसको ठीक तरीके से नहीं लिया है। ये गांधी का देश है और गांधी छोड़िए, इससे पहले के जितने भी इस देश की परंपरा है उन देश में किन की इज्जत होती थी? उन साधुओं की इज्जत होती थी जिनके पास कमंडल होता था। आशाराम बापू की नहीं होती थी, उनकी इज्जत होती थी जो सब कुछ त्याग करके घूमते हुए जा रहे हैं, जो मिल गया सुखा लिया। तो यहाँ पर सादगी, यहाँ पर त्याग और तपस्या के अपने जीवन मूल्य हैं जिनकी पूरी तरीके से मोदी और उनके कबीले ने पूरी तरीके से बेइज्जती की है। तो जनता में बहुत सारे मिले जुले फैक्टर्स हैं जो इनको हराएंगे, पराजित करेंगे। जनता के द्वारा जो भी रुझान है वो आपने जाने, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आता है तो क्या स्थिति बदलेंगी, क्योंकि आज जिस हालात से देश गुजर रहा है तो इस हालात से बदलाव के लिए सरकार का बदलना कितना ज़रूरी है ये तो जनता ने तय कर दिया होगा। बाकी बचा कुचा आगे वाले समय में क्या तय करती है ये सब आप 4 जून को जान पाएंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, मुरैना।